सुन्नी था, खतरनाक था मुसलमान। क्या गुरु था भैया उनका? मीर हकीम नहीं था, मीर हकीम। यहाँ हो जाते हैं, हाँ रोक दीजिए, तो आसान से कटे कर दीजिएगा। इनका जो गुरु थे ना, औरंगजेब का गुरु मीर मोहम्मद हकीम थे। और वहीं इसका डॉक्टर का चिकित्सक कौन था? औरंगजेब का चिकित्सक कौन था? फ्रांकोइस बर्नियर थे, फ्रांकोइस बर्नियर थे। ठीक है, औरंगजेब ने जजिया कर को पुनः लागू किया था 1679 ईस्वी में। पुनः जजिया कर कब लागू कर दिया? 1679 से। ठीक है, अब ये 18 नंबर देखिएगा। विजयनगर आने वाला विदेशी यात्री डोमिंग पायस किसके दरबार में आया था? डोमिंग पायस और बारबोसा दोनों पुर्तगाल का था। दोनों 1515, दो को 15 याद रखिएगा, 1515 दोनों 1515 ईस्वी में कृष्ण देवराय के दरबार में आया था। केडीआर याद रखिएगा, केडीआर। डोमिंग पायस और बारबोसा, डोमिंग पायस और क्या हुआ? डोमिंग पायस और बारबोसा किस दरबार में आया था? केडीआर के दरबार में आया था। कृष्ण देवराय के दरबार में आया था दोनों 1515 ईस्वी में। अब वहीं देवराय प्रथम के दरबार में यदि कहा जाए तो निकोलो कांटी आए थे 1420 ईस्वी में। 1420 ईस्वी में निकोलो कांटी कहाँ के थे? इटली के थे। और कृष्ण देवराय द्वितीय के दरबार में आया था अब्दुल रज्जाक। कौन आया था? अब्दुल रज्जाक आया था, जो फारस के आदमी था, और 1442 ईस्वी में आया था। और अच्युत राय के दरबार में आया था नूनीज। अच्युत राय के दरबार में नूनीज 1535 ईस्वी में था। और नूनीज जो था ना पुर्तगाल का था। कहाँ का था? पुर्तगाल का था। अच्युत राय के दरबार में कौन आया था? नूनीज आया था। और देवराज प्रथम के दरबार में निकोलो कांटे, देवराज द्वितीय दरबार में अब्दुल रज्जाक, अब्दुल रज्जाक। तब विजयनगर आने वाला विदेशी यात्री डोमिंग पायस किस दरबार में आया था? केडीआर, कृष्ण देवराय। अब बारबोसा भी केडीआर के दरबार में। हाँ, जगबट करते आइए 19 नंबर देखिएगा। वैदिक सभ्यता में आर्य का प्रशासनिक इकाई कितने भाग में बांटा गया था? तब वैदिक सभ्यता में आर्य का प्रशासनिक इकाई था ना 5 भाग में बांटा हुआ था। कितने भाग में? 5 में। 5 भाग था, जैसे कुल, ग्राम, 20, जन और राष्ट्र। कुल, ग्राम, जन, 20 और राष्ट्र था। जन, 20 और राष्ट्र था। कुल जो होता था ना, कुल नहीं होता किस कुल का है? ग्राम का मुखिया ग्रामीण होता था, और 20 का प्रधान विस्पति होता था, जन का शासक राजन होता था। नहीं, लोसन का दूसरा ही पेज में। तब वैदिक सभ्यता में आर्य का प्रशासनिक कितने भाग बटा हुआ था? 5 भाग में। कौन कौन? कुल, ग्राम, 20, जन, राष्ट्र। कुल, ग्राम, जन, 20 और राष्ट्र। आइए 20 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा जो स्थल था ना, मोहनजोदड़ो था। कौन था? मोहनजोदड़ो था। वहीं भारत में कहेगा कौन था? राखीगढ़। कौन था? राखीगढ़। सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल मोहनजोदड़ो, भारत में कहेगा तो राखीगढ़। बाकी इसका खोज किया था 1963 ईस्वी में। 1963 ईस्वी में सूरजभान ने किया था। कौन किया था? सूरजभान। कब? 1963 ईस्वी में। 1963 ईस्वी में सूरजभान ने किया था। ठीक है ना। और सिंधु घाटी सभ्यता का 6 गो सबसे बड़ा नगर था। हड़प्पा था, मोहनजोदड़ो, राखीगढ़, कालीबंगा, धौलावीरा और गनवाले वाला। क्या था? गनवाले वाला। ठीक है ना। तो कितने सबसे बड़ा स्थल था? 6 गो नगर था। कौन कौन? हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, राखीगढ़ और कालीबंगा, धौलावीरा और गनवाले वाला था। तो इसके अंदर सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन था? मोहनजोदड़ो। कौन था? मोहनजोदड़ो। अब भारत में राखीगढ़, भारत में राखीगढ़, हरियाणा में। आइए 21 नंबर देखिएगा। रिंग वैदिक कालीन नदियों में सदानीरा किस नदी का प्राचीन नाम था? तो गंडक का प्राचीन नाम क्या था? सदानीरा। गंडक का प्राचीन नाम। और सतलज का प्राचीन नाम था शतुद्री। सतलज का प्राचीन नाम शतुद्री, शतुद्री, शतुद्री। सतलज का प्राचीन नाम शतुद्री था। और वहीं घग्गर का प्राचीन नाम था दृश्यधती, दृश्यधती। हाँ, सतलज का था शतुद्री। सतलज, 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 शतुद्री, शतुद्री,
सतुद्री। और घग्गर को, घघरा नहीं बोले बाबू, घग्गर है बाबू, घघरा अलग नदी है। घग्गर, घग्गर का प्राचीन नाम था दृष्टधती, दृष्टधती, ठीक है ना, दृष्टधती। और ब्यास का प्राचीन नाम था विपाशा, ब्यास का विपाशा। और झेलम का प्राचीन नाम क्या था? विस्तस्ता। क्या था? विस्तस्ता। क्या था? विस्तस्ता। झेलम का विस्तस्ता, ब्यास का विपाशा, और सतलज का सतुद्री। हाँ, झेलम नदी का चिनाब का अस्कनित है। बताइए ऋग्वैदिक काल में नदियों में सदा निरा किसका प्राचीन नाम था? गंडक का। 22 नंबर देखा, माता बोध ने शाब्दिक उपदेश कहाँ दिया था? जो शाब्दिक उपदेश दिया था ना, श्रावस्ती में दिया था, जो कौशल का राजधानी था। कौशल का राजधानी श्रावस्ती में दिया था। यदि पहली बार उपदेश किया गया था सारनाथ में, जो ऋषिपत्तनम में दिए थे, सारनाथ के ऋषिपत्तनम में दिए थे। ऐसे क्या करते? धम्मचक्र प्रवर्तन करते थे, धम्मचक्र प्रवर्तन। तो माता बोध ने शाब्दिक उपदेश कहाँ दिया है? श्रावस्ती में दिया है। 23 नंबर देखिएगा, किस स्थान पर साइमन विरोध जुलूस का नेतृत्व करते हुए लाला लाजपत राय पुलिस द्वारा लाठीचार्ज में घायल हो गया था? लाहौर में। कहाँ पे? लाहौर में हुए थे। कहाँ पे? लाहौर में। जो साइमन कमीशन का गठन हुआ था ना 8 नवंबर 1927 को, 8 नवंबर 1927 को। और साइमन कमीशन भारत में कब आया था? 3 फरवरी 1928 को। अपना रिपोर्ट कब प्रस्तुत किया था? 27 मई 1930, 27 मई 1930 को। तो किस स्थान पर साइमन विरोध जुलूस का नेतृत्व करते हुए लाला लाजपत राय द्वारा पुलिस लाठीचार्ज घायल हुआ था? लाहौर में। कहाँ पे? लाहौर में हुआ था। 24 नंबर आइएगा, निम्नलिखित में से किसने गांधी इरविन समझौता में महात्मा गांधी के लाभ को संतावना पुरस्कार कहा था? तो एलन कैम्पबेल जॉनसन ने कहा था। किसने कहा था? एलन कैम्पबेल जॉनसन। एलन कैम्पबेल जॉनसन। बताइए तो किसने महात्मा गांधी जो मतलब गांधी और गांधी में समझौता नहीं हुआ था 1931 में? गांधी इरविन समझौता को महात्मा गांधी के लाभ को संतावना पुरस्कार कहा था? किसने कहा था? कैम्पबेल जॉनसन ने कहा था। कैम्पबेल जॉनसन। इस टाइम में नहीं कहती, ठीक नहीं ध्यान है। वो क्या पता नहीं क्या बोले थे, बताइए, हमको नहीं ध्यान है। 25 नंबर देखिए, 25 नंबर, अपने अध्यक्षीय संबोधन के समय किसने हिंदी भाषा के लिए रोमन लिपि लागू करने के वकालत किया था? तो रोमन लिपि लागू करने के वकालत किया था सुभाष चंद्र बोस। कौन क्या था? सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस का अधिवेशन 2 बार किए थे, 1938 और 1939। 38 में क्या कहते हैं? हरिपुरा। 39 में त्रिपुरी किए थे, 39 में त्रिपुरी। तो अपने अध्यक्षीय संबोधन के समय किसने हिंदी भाषा को रोमन लिपि लागू करने की वकालत की थी? सुभाष चंद्र बोस। कौन क्या था? सुभाष चंद्र बोस। आगे 26 में देखिएगा, अखिल भारतीय मुस्लिम लीग के गठन का प्रस्ताव किसने दिया था? तो मुस्लिम लीग गठन का जब प्रस्ताव दिया था ना, सलीमुल्लाह खां दिए थे। कौन दिए थे? सलीमुल्लाह खां। बाकी मुस्लिम लीग का गठन कब होता है? 1906 ईस्वी का। कौन कहते हैं? सलीमुल्लाह खां और सलीमुल्लाह खां। सलीमुल्लाह खां और आगा खां कहते हैं। सलीमुल्लाह खां, आगा खां। कब? 30 दिसंबर 1906 ईस्वी। 30 दिसंबर। कहाँ पे? ढाका में। कहाँ पे? ढाका में। ढाका में करते हैं। 27 नंबर देखिएगा, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम द्वारा पौधे कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण करते हैं। यह कार्बोहाइड्रेट निम्न से किससे मिलकर बना होता है? जो कार्बोहाइड्रेट जिससे ऊर्जा मिलता है। तो ग्लूकोज का सूत्र क्या होता है? C6 H12O6। तो यानी कि क्या हो गया? कार्बन ऑक्सीजन और ऑक्सीजन हाइड्रोजन और कार्बन। तो कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो ऑप्शन होगा यही होगा ना। तो प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम द्वारा पौधे में कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण करते हैं। यह कार्बोहाइड्रेट में क्या रहता है? ग्लूकोज रहता है कि नहीं? ग्लूकोज का सूत्र होता है C6 H12O6। तो कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन, कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। ऑप्शन नंबर डी नहीं हो जाएगा, ऑक्सीजन कार्बन हाइड्रोजन। 28 नंबर देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा एक पादप हार्मोन नहीं है? तो 5 होता है ये पादप हार्मोन, ठीक है ना। जिब्रेलिन, ऑक्सिन, साइटोकाइनिन, एब्सिसिक अम्ल और एथिलीन।
क्या होता है? एथिलीन। तो 5 को पादप हार्मोन है, कौन कौन? जिबरेलिन, ऑक्सिन, साइटोकाइनिन, एब्सिसिक अम्ल और एथिलीन, ये हार्मोन है। लिखेगा एब्सिसिक अम्ल और एथिलीन, उसके बगल में लिख लीजिए ना, एब्सिसिक अम्ल और एथिलीन। इसमें कौन नहीं है? एपिनेफ्रिन है क्या? नहीं, एपिनेफ्रिन नहीं, तो यही गलत हो गया। इसमें कौन सा पादप हार्मोन नहीं है? तो एपिनेफ्रिन नहीं है। जो हैजा होता है ना, किससे होता है? बैक्टीरिया से होता है। डेंगू वायरस से होता है। फिर पाँव कृमि से होता है ना, पहले पाँव फूल नहीं जाता, फिर पाँव किससे होता है? कृमि से होता है। और मलेरिया प्रोटोजोआ से, हाँ फलेरिया बोलते हैं। आज जो प्रोटोजोआ से होने वाला रोग कौन कौन सा है? जैसे मैं आपका देखिएगा, काला ज्वर जो होता है, सोने की बीमारी, पैरिया, पेचिस, मलेरिया, ये सब किससे होता है? प्रोटोजोआ से होता है। और आपका ये देख क्या बोलते हैं, विषाणु से होने वाला कुछ रोग है, जैसे छोटी माता होता है, मेनिंजाइटिस होता है, प्लेग होता है, खसरा, चेचक, हर्पीज, एड्स, प्लेग ऐसा, और रेबीज, इन्फ्लुएंजा सब किससे होता है? विषाणु से होता है। और बैक्टीरिया से सिफिलिस, निमोनिया, डिप्थीरिया, टिटनेस, कोढ़, और क्या बोलते हैं, टीबी, हैजा, काली खांसी, टाइफाइड, गोनोरिया, सब किससे होता है? जीवाणु से होता है। किससे होता है? जीवाणु से। ठीक है, जीवाणु से है। 30 नंबर देखिएगा, नाम वायरस है बैक्टीरिया से। बैक्टीरिया जो फेफड़ा को प्रभावित करे, तो बताए तो किसका प्रभावित करता था? कोरोना फेफड़ा प्रभावित करता था ना, तो बैक्टीरिया हो जाए, नाम भी विषाणु दिया हुआ है। 30 नंबर देखिएगा, कौन सा अनुवांशिक रोग होता है? तो अनुवांशिक रोग कौन सा? जैसे हीमोफीलिया, थैलेसेमिया, सिजोफ्रेनिया, ये सब क्या है? अनुवांशिक रोग है। हीमोफीलिया, थैलेसेमिया, सिजोफ्रेनिया, ये सब क्या है? अनुवांशिक बीमारी होता है। ठीक है, 31 नंबर देखिएगा, जो नेमेटोडा संघ के अंतर्गत कौन आते हैं? और जितना भी एक टिस होता है ना, पिनबर्ग और पीले फीले एरियसिस जो होता है ना, ये सब क्या है? नेमेटोडा संघ का होता है। जैसे होता है पिलुआ आकार का, जैसे नहीं रहता चमड़ा, इसको क्या बोलते हैं? ऐसे जो पतला रहता है, जिसका उसका कुछ हड्डी उड्डी नहीं रहता है, जो कचुआ जो नहीं रहता है, ये सब इसी को बोलता है नेमेटोडा, जो कचुआ होता है। ठीक है, तो इससे ना जैसे एस्केटिस हो गया, पिनबर्न हो गया, फैले एरियसिस हो गया, ठीक है ना। पेट में जोक फट जाता है कि नहीं, तो वही जोक होता है, याद रखिएगा। अरे होता है, अरे होता है भाई, उसका नाम क्या है? उसका जोके बोलते हैं हम लोग। हाँ, अरे मट्टा उट्टा खाने से, कच्चा उच्चा कुछ चीज खाने से हो जाता है, होता है ना, बड़का बड़का हो जाता है। बच्चा समय देखिएगा, लैट्रिन करेगा ना, तब होता हो जाता है। ठीक है, आइए लाल देखिए, लाल है। लाल में मुख्यतः कितने प्रकार का पाचक एंजाइम पाए जाते हैं? देखें, लाल में जो होता है 2 प्रकार के एंजाइम होते हैं, एक टाइलिन, एक लाइसोजाइम होता है। टाइलिन और लाइसोजाइम होता है। लाल में कितने एंजाइम? कौन कौन? टाइलिन और लाइसोजाइम। हम लोग बच्चा में नहीं बोलते कीड़ा फर गया, क्या बोलते थे उसको? ठीक है, कुछ कहना चाहते हैं बोले? ठीक है ना, तो टाइलिन और लाइसोजाइम होता है। और कहेगा वही लाल में कितना जोड़ी लाल ग्रंथि होता है? 3 जोड़ी लाल ग्रंथि होता है। कौन कौन? सबलिंगुअल होता है और सब मैक्सिलरी होता है और प्रोटीन ग्रंथि होता है। कौन कौन? सबलिंगुअल, सब मैक्सिलरी और प्रोटीन। तो 3 जोड़ी लाल ग्रंथि होता है और 2 जोड़ी, 2 क्या होता है? एंजाइम होता है, टाइलिन और लाइसोजाइम। आयत 33 में देखिएगा भाई, निम्नलिखित में कौन सा कोशिका का ईंधन भी कहते हैं? तो कोशिका का ईंधन कौन था? ग्लूकोज। मान लो अब इंसान थक जाता है, ग्लूकोज नहीं पी लेता है तो पूरा एनर्जी आ जाता है, तो कोशिका का ईंधन क्या हो गया? ग्लूकोज। कोशिका का ईंधन ग्लूकोज। यही ना सूत्र C6H12O6 का वर्ड। आगे, अधिकांश कीट शोषण कैसे करते हैं? तो ये किसे करते हैं? वातक तंत्र से, यानी ट्रैकिया के द्वारा करते हैं, या गिल्स या बुक लंग्स भी बोलते हैं इसको। तो अधिकांश कीट किसे शोषण करते हैं? वातक तंत्र से या बुक लंग से। वातक तंत्र, या कभी कभी वातक तंत्र नहीं रहेगा तो बुक लंग्स भी रहेगा। ठीक है ना, वक लंग्स भी रहता है। तो वातक तंत्र नहीं रहेगा तो क्या रहेगा? बुक लंगस रहेगा। ठीक है, अब आइए देखें, जो केचुआ जो होता है ना, सांस किसे लेता है? त्वचा से लेता है। जो केचुआ त्वचा से, और वही चिड़िया जो होता है ना, और इंसान से सब किसे लेता है? फेफड़ा से, कील से लेता है। और वही मेढक जितना भी उभयचर होता है ना, किससे लेता है? कोलोम के द्वारा। उभयचर जो होता है ना, मेढक जो क्या करता है? त्वचा से भी ले लेता है।
जैसे जैसे में बदलता रहता है। जब जल में रहेगा तो किसे लेगा? गिल्स के द्वारा। और जब क्या बोलते हैं माटी के अंदर रहेगा तो किसे? त्वचा से लेगा। माटी के अंदर रहेगा तो त्वचा, अगर धरती पर रहेगा तो फेफड़ा से लेगा। ठीक है ना, फेफड़ा से लेता है। अब 35 नंबर, साबुन के पतले झाग में चमकदार रंगों का बनना किस परिघटना का परिणाम होता है? तो साबुन का पतले जो झाग होता है ना, बुलबुला टाइप निकलता है, वह परावर्तन और व्यतिकरण, परावर्तन और व्यतिकरण। क्वेश्चन ये भी आता है, मटिया तेल जैसे में होता है ना, पानी के ऊपर तेल गिर जाना, किसे का होता है? व्यतिकरण। किसे का नाम? व्यतिकरण। नहीं देते, 7 रंग दिखाई देता है वो, पानी गिर जाता है, पानी नीचे रहेगा ना, ऊपर से जब कोई तेल गिर जाता है, ठीक है ना, व्यतिकरण। बोलिए क्या है व्यतिकरण? क्या होता है व्यतिकरण? तो बताएगा तो साबुन के पतले झाग में चमकदार रंगों का बनना किस परिघटना का उदाहरण है? परावर्तन और व्यतिकरण। तंतु प्रकाशीय संचार के संकेत किस रूप में प्रभावित होता है? प्रकाश तरंग के रूप में। जितना ऑप्टिकल फाइबर होता है ना, किस तरंग में? प्रकाश तरंग। तंतु प्रकाशीय संचार के संकेत किस रूप में प्रभावित होता है? प्रकाश तरंग। किस तरंग में? प्रकाश तरंग। और देखिए 37 नंबर, 36 नंबर देखिए, यदि लोलक को भूमध्य रेखा से, यदि लोलक को भूमध्य रेखा से ध्रुव की ओर ले जाया जाए तो उसका आवर्तकाल क्या होगा? न्यूनतम होगा। क्या होगा? न्यूनतम होगा। और जब ध्रुव इस पर आएगा, तो पृथ्वी केंद्र में रहेगा तो शून्य होता है। पृथ्वी केंद्र पर शून्य होता है। यदि लोलक को भूमध्य रेखा से ध्रुव की ओर से ले जाया जाए तो उसका आवर्तकाल क्या होगा? ध्रुव पर न्यूनतम होगा। ध्रुव पर न्यूनतम होगा। आइए और तो समय देखिएगा, साबुन के बुलबुले के अधिकांश, साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब वायुमंडलीय दाब से क्या होता है? अधिक होता है, कम होता है? अधिक होता है। तब जगह फट जाता है। तो साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब वायुमंडलीय दाब से क्या होता है? अधिक होता है। 39 समय देखिएगा, जब एक वस्तु एक समान विद्युतीय वेग से त्वरित होती है तो निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्तन होता है? दिशा बदलेगा। क्या बदलेगा? सिर्फ दिशा। जब एक वस्तु एक समान विद्युतीय वेग से त्वरित होती है तो निम्नलिखित कौन सा परिवर्तन होगा? सिर्फ दिशा। क्या होगा? दिशा। 40 समय देखिएगा, किस अक्रिय गैस को छोड़कर सभी मतलब अक्रिय गैस के परमाणु की अंतिम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं? सिर्फ हीलियम। देखिएगा हीलियम का परमाणु कितना होता है? 2 होता है। 2 होता है ना, इसमें 8 होगा क्या? बाकी बस सब में 8 होगा। जैसे इसका 10 हुआ तो 2, अब 2 8 8 हुआ, 10 हो गया। जैसे ऑर्गन है तो 2 8 8 है क्या? तो सिर्फ हीलियम को छोड़कर बाकी सब में 8 होता है। हीलियम को छोड़कर बाकी सब में 8 होता है। नहीं तो सबका देख लीजिए, जैसे मैं जेनॉन का देख लीजिए, 2 8 18 32 8 हो जाता है, तब ना 54। ठीक है, नोबल गैस में तो किस अक्रिय गैस को छोड़कर सभी उत्कृष्ट गैस के परमाणु के आंतरिक कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं? हीलियम। कैसे? हीलियम का सिर्फ 2 ही होता है ना। आइए 41 नंबर, आम्ल धातु और कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करके निम्नलिखित में से कौन सा गैस का निर्माण करता है? कार्बन डाइऑक्साइड। जब आम्ल धातु कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करके निम्नलिखित में से कौन सा गैस निर्माण करता है? कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड। 42 में दिखेगा, निम्नलिखित में से किसे चाकू से काटा जा सकता है? तो चाकू से सोडियम और पोटेशियम दोनों को काटते हैं। पोटेशियम को भी काटते हैं, ठीक है ना। सोडियम और पोटेशियम दोनों को काटते हैं। चाकू से कैसे काटा? किसे चाकू से काटा जा सकता है? सोडियम और पोटेशियम। अब आइए 43 नंबर, निम्नलिखित से हाइड्रोजन के रेडियो सक्रिय के समस्थानिक तत्व कौन होते हैं? रेडियो सक्रिय का समस्थानिक होता है ना, 3 होता है। कौन कौन? पोटेरियम, ड्यूटेरियम और टर्टेरियम। जिसमें नहीं होता है समस्थानिक नहीं होता, H1 N1 और उसके बाद H1 H2 फिर H1 H3। इसको क्या बोलते हैं? पोटेरियम, इसको ड्यूटेरियम, इसको टर्टेरियम। पोटेरियम, ड्यूटेरियम और टर्टेरियम। PTD नहीं बोलते हैं, पोटेरियम, ड्यूटेरियम और टर्टेरियम। तो देखिए हाइड्रोजन का रेडियो सक्रिय समस्थानिक तत्व कौन होते हैं? पोटेरियम, ड्यूटेरियम और टर्टेरियम। पोटेरियम, ड्यूटेरियम और टर्टेरियम। क्या ऑप्शन से टर्टेरियम दे रहा है? 43 सक्रिय तत्व पूछ रहा है ना, सही तत्व कौन जाएगा? टर्टेरियम नहीं हो जाएगा, सबसे सी हो जाएगा। मतलब समस्थानिक में कौन कौन होता है? जैसे पोटेरियम, ड्यूटेरियम, टर्टेरियम होता है ना, और जब रेडियो सक्रिय पूछ रहा है तो कौन हो जाएगा इसका?
टाइटेरियम हो जाएगा। देखिए नहीं बता है, टाइटेरियम होता है ना, ठीक है ना, समझता नहीं, ठीक। एसिटिलीन, आइए देखिए एसिटिलीन का रासायनिक सूत्र क्या होता है? C2H2, C2H2। एसिटिलीन का रासायनिक सूत्र क्या होता है? C2H2। अब ब्लैक गांधी के नाम से किसे जानते हैं? तो अमेरिका का एक राइटर था मार्टिन लूथर किंग, उसे क्या कहते हैं? ब्लैक गांधी। यही ना कहते हैं, यदि आप क्या बोलते हैं, सोए हो तो उठो, उठे हो तो चलो, चल रहे हो तो दौड़ो,